गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम रिवीजन के बारे में बात कर रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी। तो अपन उसमें कुछ क्वेश्चन देख चुके थे फर्स्ट वीडियो में। अब उससे आगे क्वेश्चनों के बारे में अपन इसमें वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का, यह है विकासशील देशों में प्रतिकूल लिंग अनुपात अधिक क्यों मिलता है? क्योंकि जो विकासशील जो देश होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर होती है, और इस प्रकार के देशों में महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है वो भी कमजोर होती है, और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं पर विशेष तौर पर जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, और इसी वजह से प्रजनन जैसी समस्याओं के कारण अत्यधिक मृत्यु जो है वो महिलाओं की जो मृत्यु है इस काल में होती है, और इसी वजह से महिलाओं का जो लिंग अनुपात है वो लगातार महिलाओं की संख्या कम होती चली जाती है। इससे आगे क्वेश्चन में अपन देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक एवं न्यूनतम नगरीकृत महाद्वीप का नाम बताइए। अगर हम सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप की बात करें तो वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो सर्वाधिक नगरीकृत है 77%। अगर हम न्यूनतम नगरीकृत महाद्वीप की बात करें तो एशिया और अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका जो है वो न्यूनतम नगरीकृत महाद्वीप है, और ये 38% नगरीकृत है। यानी उत्तरी अमेरिका जो है वो 77% नगरीकृत, जबकि एशिया और अफ्रीका 38% नगरीकृत है। अगले प्रश्न के बारे में अपन बात करते हैं, व्यवसायिक संरचना से क्या तात्पर्य है? देखो, व्यवसायिक संरचना का मतलब किसी भी देश या क्षेत्र के संपूर्ण जनसंख्या को उनके कार्य अनुसार विभाजन। जैसे अगर अपन व्यवसाय की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, यानी किसी भी देश की जनसंख्या को इन पांचों प्रकार के व्यवसायों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया है वो व्यवसायिक संरचना कहलाती है। इससे हमें किसी भी देश के किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या के बारे में पता लगता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में कितने, तृतीयक में कितने, इसी तरीके से पांचों क्षेत्रों में सम्मिलित जनसंख्या के योगदान को जो है व्यवसायिक संरचना के माध्यम से ही पढ़ा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें, यूरोपीय महाद्वीप से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास क्यों हुआ? लोगों की लगातार नीचे गिरते हुए स्तर और संसाधनों की खोज में यूरोप महाद्वीप में जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई उस समय बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों के जीवन स्तर के गिरते रहने की वजह से और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए यूरोप के देशों ने, यूरोप महाद्वीप में से बहुत सारे लोगों ने अन्य क्षेत्रों की ओर प्रस्थान किया, अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। और ये प्रवास जो है आपने पढ़ा है, यूरोपीय देशों से जो प्रवास है वो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों की तरफ हुआ। अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के देशों की तरफ यूरोपीय देशों के लोगों ने प्रवेश किया, प्रस्थान किया, प्रवास किया। उसका कारण क्या था कि कच्चे माल की अगर हम बात करें, रबड़ है, गन्ना है, चाय है, ये कुछ फसलें ऐसी थी जो सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाई जा सकती थी, और ऐसे में औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पहचान की गई और यूरोप के देशों द्वारा इन्हें उपनिवेश बनाया गया, और यहां से इस प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली जो फसलें हैं उनको उगाकर कच्चे माल की आपूर्ति की गई। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तरफ प्रवास बहुत आसान हुआ यूरोपीय देशों का, क्योंकि ये जलवायु उन स्वयं के महाद्वीप की जैसी जलवायु थी। और इस प्रकार की जलवायु, जैसे अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ जो प्रवास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रवास हुआ। तो दो प्रकार का प्रवास विशेष रूप से यूरोपीय महाद्वीप द्वारा किया गया, उष्ण कटिबंधीय देशों की तरफ और शीतोष्ण कटिबंधीय देशों की तरफ। अगर प्रवास के संबंध में अपन बात करें तो एक प्रवास के विशेष रूप से दो ही प्रकार हैं, एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास और एक अंतरदेशीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास को अंतर महाद्वीपीय प्रवास में और अंतरराष्ट्रीय प्रवास दो के रूप में अपन विभक्त करते हैं। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच, अंतरराष्ट्रीय का मतलब एक राष्ट्र से या एक देश से दूसरे देश के बीच। और अंतरदेशीय प्रवास दो प्रकार का होता है, इसमें अपन अंतरदेशीय देश की सीमाओं के भीतर और स्थानीय यानी आसपास के लोगों के बीच होने वाला प्रवास जो है वो स्थानीय प्रवास कहलाता है। इस तरीके से चार भागों में अपन इसको मुख्य रूप से विभक्त कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में अपन देखें, मानव विकास का विचार किन संकल्पनाओं पर आधारित है? देखो, मानव विकास के बारे में अपन पूरा डिटेल से बात करते हैं। अगर मानव विकास की बात करें तो मानव विकास की अवधारणा जो है उसका प्रतिपादन एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक
और एक भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन के सहयोग से विशेष रूप से ये मानव विकास की अवधारणा जो है वो प्रतिपादित हुई। और मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादन हो जाने के बाद इस के लिए यूएनडीपी जो एक संयुक्त राष्ट्र विकास प्राधिकरण जो है इसके द्वारा विशेष रूप से हर वर्ष इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और इसकी पहली रिपोर्ट जो है 1990 से प्रकाशित की जाने लगी है। इसके बाद ये प्रति वर्ष ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इसके लिए मानव विकास की सूचकांकों का निर्धारण करने के लिए 0 से 1 तक के अंकों का सहारा लिया जाता है और इसमें विशेष रूप से आर्थिक कल्याण यानी प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक कल्याण यानी साक्षरता और स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं यानी जन्म दर, मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा जैसी चीजों के आधार पर ही मानव विकास का आकलन किया जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न अलग है। मानव विकास का विचार किन संकल्पनाओं पर आधारित है? देखो, मैं मानव विकास की बात करते हैं 4 स्तंभों की। मानव विकास की 4 स्तंभ कह दें या फिर मानव विकास की संकल्पना अपन कह दें। इस मानव विकास की अवधारणा को विकसित करने में इनका बड़ा सहयोग है। अगर अपन इनके बारे में बात करते हैं तो ये है सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता और सशक्तिकरण। तो इनको हम मानव विकास की अवधारणा के 4 स्तंभ के नाम से जानते हैं। सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता मीन्स समानता के अधिकार या समानता के अवसर और सशक्तिकरण। ये सभी मिलकर मानव विकास की अवधारणा को या मानव विकास को सूचकांक को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो इन्हें मानव विकास की संकल्पना या फिर मानव विकास के 4 स्तंभों के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये मानव विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। इसके बाद अपन बात करते हैं मानव विकास से क्या तात्पर्य है। इसी लेसन में से ये क्वेश्चन है। देखो, जीवन स्तर में सुधार करना, विकल्पों में वृद्धि करना और मानव के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया अपनाना और मानव के विकास के स्तर को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? मानव विकास कहलाती है। इसके बाद अगले प्रश्न में अपन देखें, मानव बस्ती का स्थायित्व किन बातों पर निर्भर करता है? देखो, मानव बस्ती जो है उसका स्थायित्व तो वहां पर संचित संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। वहां संचित संसाधन कितने हैं, इसके अलावा बाहरी विश्व से उनका संबंध स्थापित हो पाता है या नहीं, यानी परिवहन मार्गों की सुविधा वहां उपलब्ध है या नहीं, सुरक्षा जैसे कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं और इन कारकों की वजह से ही कोई बस्ती जो है उसका स्थायित्व जो है वो इन बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद अपन बात करते हैं पल्लीकृत या पुराना अधिवास क्या है। पल्लीकृत बस्तियों के बारे में पूछा गया है। देखो, अपन अगर यहाँ बात करें बस्तियों के बारे में तो बस्तियां विशेष रूप से 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की अपन बस्तियों की बात करें, नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां। देखो, अगर हम ग्रामीण बस्तियों की बात करें तो ग्रामीण बस्ती को अपन 4 भागों में बांटते हैं। अगर 4 भागों की हम बात करें, सबसे पहले जो बस्तियां होती हैं जिन्हें अपन सघन या गुच्छित बस्तियां कह सकते हैं। दूसरे प्रकार की बस्तियां जो होती हैं वो प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं। तीसरे प्रकार की बस्तियां जो होती हैं वो मिश्रित होती हैं और चौथी प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो पल्लीकृत बस्तियां कहलाती हैं। अगर हम सघन बस्तियों की बात करें, इनमें जनसंख्या जो है बहुत अधिक पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और यहाँ जनसंख्या पास पास निवास करती है। यहाँ लोगों के बीच सामाजिक जो संबंध होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं और इस प्रकार की बस्तियां जो है विशेष रूप से उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां देखने के लिए मिलती हैं। प्रकीर्ण बस्तियों की बात करें, इसमें बिखरे हुए अधिवास होते हैं। लोगों के बीच प्रति व्यक्ति जो वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है और इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, तलहटी वाले भागों में इस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं। इन बस्तियों के मध्य सामाजिक संबंध अधिक मजबूत नहीं होते। मिश्रित बस्तियों की बात करें, ये दोनों बस्तियों के बीच की स्थिति होती है, जनसंख्या घनत्व में तो अधिक और नहीं बहुत कम। अगर हम बात करें पल्लीकृत बस्तियों की तो ये एक विशेष प्रकार की बस्तियां होती हैं। इसमें पिछले बोर्ड एग्जामों में 17-18 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया पल्लीकृत बस्तियों के अन्य नाम बताइए। पल्लीकृत बस्तियों के अन्य नाम, इन्हें पांडा, पाना, नंगला, मोहल्ला इत्यादि नामों से इन और साधारण रूप से हम इन्हें ढाणियों के नाम से भी जानते हैं। और ये वो बस्तियां होती हैं जो किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई ना होकर उससे अलग पृथक भौगोलिक संरचना वाली ये विशेष रूप से ये बस्तियां जो हैं वो पल्लीकृत बस्तियां कहलाती हैं।
इसके बाद अगले क्वेश्चन में अपन देखते हैं भारत में रेखीय आकार के प्रतिरूप अधिवास कहाँ पाए जाते हैं। अगर रेखीय अधिवासों की हम बात करें तो इस प्रकार के अधिवास जो हैं विशेष रूप से गंगा यमुना के मैदानी भागों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं, या किसी भी सड़क मार्ग के सहारे या नदी के सहारे इस प्रकार के अधिवास जो है विकसित पाए होते हैं, और इस प्रकार के अधिवासों को हम रेखीय आकार के अधिवास या रेखीय प्रतिरूप अधिवासों की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अपन यहां देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये है सन्नगर। सन्नगर को हम जुड़वा नगर के नाम से भी जानते हैं। सन्नगर की अवधारणा जो है वो पैट्रिक गिडीज नामक भूगोलवेत्ता ने दी थी, और ये अवधारणा दी थी 1915 में। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है सन्नगर की अवधारणा किसने दी, पैट्रिक गिडीज ने। कब दी, 1915 में। या फिर भारत में किन्हीं दो सन्नगरों के उदाहरण दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद भारत के जुड़वा नगर हैं, सन्नगर हैं। उसके अलावा अपन बात करें दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा, ये सभी जो उदाहरण हैं ये सन्नगर के उदाहरण हैं, और सन्नगर में कई बार जुड़वा नगर भी लिखा आ जाता है। इससे अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं व्रतनगर। इन्हें अपन विश्व नगरी भी कहते हैं, व्रत नगरों को अपन विश्व नगरी भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम ना तो व्रत नगर मिलता है जाकर और ना ही विश्व नगरी। इनका नाम मिलता है मेगालोपोलिस। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि मेगालोपोलिस की अवधारणा कब और किसने दी। मेगालोपोलिस का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी नगर के विकास की 6 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी नगर के विकास की बात करें 6 अवस्थाएं होती हैं, और उसकी 5वीं जो अवस्था होती है वो मेगालोपोलिस होती है, और ये किसी भी नगर के विकास की चरम अवस्था होती है। और इससे ऊपर अंतिम जो अवस्था होती है उसको अपन नेक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं, और नेक्रोपोलिस का मतलब होता है नगर का पतन आरंभ हो जाता है, यानी ये नगर की वृद्धा अवस्था होती है। ये नगर के इस विकास की सबसे उच्च अवस्था होती है, जिसे अपन 5वीं अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को अपन मेगालोपोलिस, व्रत नगरी या विश्व नगरी के नाम से जानते हैं। अगर हम इस अवधारणा की बात करें, इस अवधारणा को 1857 के अंदर दिया था, और इस अवधारणा को 1857 में दिया था जीन गोटमैन ने इस अवधारणा को 1857 में प्रतिपादित किया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सन्नगर की अवधारणा पैट्रिक गिडीज ने 1915 में, और मेगालोपोलिस की अवधारणा 1857 में किसने दी थी, जीन गोटमैन ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस प्रकार के व्यवसायों में संलग्न थे। औद्योगिक क्रांति के समय लोग द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें सबसे ज्यादा सम्मिलित थे। उस समय प्राथमिक क्रियाकलापों का प्रचलन जो है वो थोड़ा कम हुआ था। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय कृषि में उत्पादन जो है वो मानसून पर निर्भर करता है, और मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। शॉर्ट रूप में आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि भारतीय कृषि जिस वर्ष मानसून सक्रिय और समय पर और अधिक अच्छी वर्षा लेकर आता है उस समय हमारे यहाँ का कृषि उत्पादन जो तेजी के साथ बढ़ता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पूर्ण रूप से कृषि उत्पादन पर टिकी हुई है, और अर्थव्यवस्था उस समय मजबूत होती है उस सक्रिय मानसून के कारण। इसलिए भारतीय कृषि को भी मानसून का जुआ कहा जाता है। अगले प्रश्न के बारे में अपन बात करते हैं सेल के बारे में। SAIL, सेल क्या है, या फिर सेल का पूरा नाम बताइए। देखो भारत में जितने भी, अगर हम लौह इस्पात उद्योगों के संबंध में बात करें, 19वें लेसन से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखो 19वें लेसन में उद्योगों के बारे में है, और उद्योगों में विशेष रूप से हम लौह इस्पात उद्योग के बारे में बात करते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग जो है सफल और लौह इस्पात उद्योग 1907 में स्थापित हुआ था सांची में। अगर हम भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत की बात करें तो 1779 में पोर्ट नोवा से इसकी शुरुआत हुई। ये उद्योग असफल रहा। 1872 में कुल्टी में पहला सफल उद्योग जो है वो लगाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन इस उद्योग में उत्पादन भी हुआ, लेकिन यहाँ इस्पात का निर्माण नहीं हुआ। तो पहला लौह इस्पात उद्योग 1907 में सांची जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित हुआ। ये इकाई जो है वो निजी क्षेत्र की इकाई थी, लेकिन उसके बाद जितने भी उद्योग भारत में स्थापित हुए सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हुए, और सार्वजनिक क्षेत्र में जितने उद्योग स्थापित हुए उन उद्योगों को एक आधार प्रदान करने के लिए, उन उद्योगों को प्रबंधन व्यवस्था प्रदान करने के लिए, उन उद्योगों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार में बिक्री करने के लिए एक संस्था का गठन किया गया था 1974 में। 1974 में एक संस्था को गठित किया गया,
और उस संस्था का नाम था सेल, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर विशेष रूप से स्वामित्व और उन पर नीति निर्धारण करने और उनकी देखभाल करने से संबंधित कार्य, प्रबंधकीय कार्य करने का दायित्व जो है इस विभाग को सौंपा गया और इसका पूरा नाम था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट रूप में अपन सेल के नाम से जानते हैं, 1974 में इसे स्थापित किया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर इसे प्रबंधकीय कार्य करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सूती वस्त्र की राजधानी। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, जबकि पूर्व का बोस्टन जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक नियोजन क्या है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में विकास करने के लिए एक विशेष प्रकार से नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई योजना आयोग द्वारा। मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। 1952 के अंदर अपन बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। इन दोनों के गठन के बाद एक देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई और इस नियोजन की प्रक्रिया में अलग अलग क्षेत्रों को या एक जैसे क्षेत्रों को पहचान करके अलग अलग क्षेत्रों वाइज डिवाइड करके संपूर्ण भारत में और चहुमुखी विकास को अपनाने का प्रयत्न किया गया। तो क्षेत्रवार क्षेत्रों की पहचान करके और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम प्रादेशिक नियोजन के नाम से जानते हैं। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपको 13 नंबर दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।